अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं। इस सिलसिले में कुछ वीडियोज़ रह गई हैं और आज हम एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वो कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक बड़ा बड़ा काम है, मतलब बड़ी पॉपुलेशन उससे एसोसिएटेड है। और एग्रीकल्चर कौन सी इंडस्ट्री है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? प्राइमरी है। ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे दो तरह के इनपुट्स पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। एक तो नेचुरल इनपुट है, यानी सॉइल कैसी है, पानी कैसा आ रहा है। दूसरा ह्यूमन इनपुट है। ह्यूमन इनपुट में पैसे भी आ गए, ह्यूमन जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं वो आ गई। इवन उसके अंदर जो है वो जो हम स्किल्स और मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी आ गई। तो हमारे यहाँ तीन तरह की फार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे। सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस किसे कहते हैं? जो अपना गुजर औकात करने के लिए की जाए। सब्सिस्टेंस कहते हैं गुजर बसर करने को, अपनी गुजर बसर के लिए जो किया जाए, सब्सिस्टेंस। फिर दूसरा है कमर्शियल बेसिस पे, उसको कैश क्रॉप कह लें, जिससे पैसे कमाने हैं। तीसरा है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? जानवर वगैरह। तो स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होगा कि लोग अपने लिए छोटी सी ज़मीन लेंगे, उस पर अपने लिए सब्सिस्टेंस, लोग अपने लिए ज़मीन का टुकड़ा लेंगे या उनके पास पहले से होगी, और वो उसके ऊपर जो है वो अपनी ज़रूरत की फसल उगाएंगे। मसलन क्या ज़रूरत की फसल होगी? गंदम उगाएंगे। और तो गंदम उगा ली आपने। गन्ना उगाएंगे सब्सिस्टेंस के लिए। गन्ने से क्या करेंगे? जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है ना। तो सब्ज़ी वगैरह उगा लेंगे, या आप थोड़े बहुत जानवर पाल लेंगे, एक आध की गाय भैंस पाल लेंगे, थोड़ी बकरी पाल लेंगे, दो चार चिकन पाल लेंगे। अगर कुछ बच गया तो वो ट्रेड कर लेंगे, कुछ के बदले कुछ और ले लेंगे। ठीक है। आमतौर पे फार्मर्स जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं अपने लिए। गंदम तो सभी उगाते हैं आमतौर पे। खेती बाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें नेचुरली यूज़ होती हैं? लैंड होती है, सॉइल होती है, क्लाइमेट है, वाटर है। लैंड और सॉइल अलग अलग क्यों किया? लैंड तो वो जगह जहाँ पे कि आपने उगाना है। सॉइल के, उसकी सॉइल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसमें मिनरल्स कितने हैं। हमने ऊपर से जो डालने हैं फैक्टर्स वो हैं पैसा, मशीन, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं? क्योंकि पौधे को उगने के लिए ज़मीन में ख़ास किस्म के मिनरल्स चाहिए। जब वो आप एक दफ़ा फसल उगाते हैं तो फसल वो मिनरल्स चूस लेती है। हुँ? जब वो फसल वो मिनरल्स चूस लेगी तो अब लैंड लैंड में से मिनरल्स कम हो गए, सॉइल में से मिनरल्स कम हो गए। अब अगली फसल उगाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं उगेगी। तो आप ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते हैं, नहीं वो मिनरल्स ऊपर से डालते हैं। तो जिसकी ज़मीन में जो चीज़ कम होती है वो चीज़ डालता है। ये नहीं कि एक ही फर्टिलाइज़र सब जगह चलेगा। किसी की ज़मीन में यूरिया कम है, किसी की ज़मीन में नाइट्रोजन कम है, किसी की ज़मीन में कुछ कम है। जिसकी ज़मीन जो कम है वो डालेगा। फिर इनपुट में अच्छा बीज। बीज के ऊपर आपको पता है कि गंदम का बीज आप बोते हैं, उसमें से गंदम निकलती है। उस बीज पे रिसर्च होती रहती है सारा साल, साल हर साल, कि ऐसा बीज कैसे बनाया जाए जो ज़्यादा अच्छी गंदम पैदा करे, ज़्यादा तादाद में पैदा करे, ज़्यादा मकदार में पैदा करे। तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इदारों में तहकीक होती रहती है। पाकिस्तान में भी इस किस्म के इदारे हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, और उसके अंदर जो है वो काम हो रहा है। तो नए से नई वेराइटी ऑफ गंदम निकल रही है जिसके अंदर के कम जगह पे ज़्यादा गंदम उग रही हो। ठीक है। चावल की नई से नई वेराइटी दरियाफ्त हो रही है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान का सबसे मशहूर चावल है जो दुनिया भर में मशहूर है, उसका नाम है 1121, 1112, 1121। कायनात भी कहते हैं उसे, ब्रांड का नाम है चावल की। सबसे लंबा चावल यही होता है पाकिस्तान का, दुनिया भर में मशहूर है। बासमती राइस की एक किस्म है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। छोटा सा ही होता है चावल का पौधा, तना कमज़ोर होता है। इसकी वजह से अगर तेज़ हवा चले तो टूट जाता है। तो उस पर रिसर्च हुई, पता चला कि हाँ भाई अब इसी की एक और ब्रीड पैदा की गई जेनेटिकली मॉडिफाई करके, कि जिसका अब तना थोड़ा सा मोटा होता है, तो अब वो नहीं गिरता। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। ठीक है। तो नॉलेज
भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी अच्छी नॉलेज, कितनी रिसर्च है आपके पास। फिर इरिगेशन इम्पोर्टेंट है। इरिगेशन का क्या मतलब हुआ, सिर्फ अब हमारे यहाँ फसल सिर्फ बारिश से तो नहीं होती ना, फसल तक पानी पहुँचाने के लिए नहरी निज़ाम मौजूद है, उससे पानी पहुँचता है। वहाँ भी फसल होती है जहाँ फसल होनी नहीं चाहिए थी, मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती, खुश्क इलाके थे, लेकिन चूंकि अब वहाँ पे पानी पहुँच रहा है नहर के जरिए से, तो और नहर के जरिए से पानी क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि हमने डैम बना लिए अलहमदिल्ला। फिर आगे चलें, पेस्टिसाइड्स का भी काम है। पेस्टिसाइड क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके पौधे को बड़ा होने से रोकें, उसकी खुराक खुद खा जाएं, वो पेस्ट हैं। चाहे वो पौधे हों, चाहे वो कीड़े हों। दूसरे ऐसे पौधे जो कि आपके पौधे की खुराक खा जाएं, दूसरे ऐसे कीड़े जो आपके पौधे को खा जाएं, वो पेस्ट हैं। उनसे बचने के लिए भी स्प्रे किए जाते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो गांव देहात में मैंने कहा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है, अपना गुजर बसर करने के लिए लोग फार्मिंग करते हैं। बाज़ औक़ात वही उगाते हैं जो उनको चाहिए होता है, बाज़ औक़ात वो जो उगा लेते हैं जो उनको चाहिए होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो देख के पैसे ले लेते हैं और दूसरी चीज़ों के साथ ट्रेड कर लेते हैं, साथ में एक आध जानवर रख लेते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वालों के पास आमतौर पर पैसे कम होते हैं, गरीब होते हैं, तो वो हल चलाने के लिए जो प्रोसेस है, खेती बाड़ी का प्रोसेस क्या है, पहले ज़मीन को नरम किया जाता है कि ज़मीन में बीज अपनी जड़ बना सके। सख्त ज़मीन में बीज बोते हैं तो वो जड़ नहीं बना सकता, तो ज़मीन को नरम किया जाता है, एक लाइन में, एक सीध में जगह बनाई जाती है जहाँ पे क्या बीज बोएंगे। तो इस काम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हल कहते हैं, प्लो कहते हैं। देखा आपने, वो उंगलियां ऐसे निकली होती हैं उसकी, प्लो। प्लो को ज़मीन में खींचते हैं तो ज़मीन नरम भी हो जाती है, उभरी उभरी भी हो जाती है, और उसमें लाइनें बन जाती हैं ज़मीन में, उस लाइनों के अंदर बीज बोते हैं। प्लोइंग का मतलब है हल चलाना, सोइंग का मतलब है बीज बोना। फिर बीज बोने के बाद पानी देते हैं, पानी देने को कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के बाद फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। उस फर्टिलाइज़र डालने के बाद देखते हैं कि एक्स्ट्रा फजूल के पौधे उग गए हैं तो उनको निकालते हैं, इसको वीडिंग कहते हैं, वीडिंग। अगर पेस्ट आ रहे हैं तो पेस्ट कंट्रोल के लिए दवाएं छिड़कते हैं। उसके बाद जब पौधा तैयार हो जाता है उसकी कटाई करते हैं, उस कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें से कि पौधे में से उसके बीज निकालने का एक अलग काम होता है। जैसे गंदम है, गंदम का पूरा पौधा काट लेंगे आप, उसमें से बीज भी तो निकलेगा अलग से, खाली पौधा थोड़ी खा चबाएंगे, तो उसको कहते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद बाज बाज केसेस में, जैसे जानवरों की अगर आप पाल रहे हैं जानवरों को, तो उसमें से मिल्किंग होगी। और फिर जानवरों के अंदर एक और काम है, ब्रीडिंग। आपने देखा ये गाय एक दिन में 20 किलो दूध देती है, तो अब इसी से बच्चे होने चाहिए, दूसरी गाय भी ऐसी होनी चाहिए, तो उस गाय के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा महंगे बिकेंगे। ठीक है, ये बैल जो था इसका गोश्त बहुत ज़्यादा हुआ, ये बड़े साइज़ का हो गया, ये बकरा ईद में अच्छा बिका, अगले बच्चे भी इसी के होने चाहिए, तो उसके बच्चों के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये ब्रीडिंग कहलाती है, जानवरों की अफजाइशी नस्ल देख के, ऐसे जानवरों की जिनकी के पीछे एक अच्छी ग्रोथ हुई हो, उसी जानवर से आगे नस्ल बढ़ाई जाए। ये सारे काम है जो करने होते हैं, और हमें जो प्रोड्यूस मिलती है वो ज़ाहिर है गंदम, चावल, कॉटन, वेजिटेबल, या इवन फ्लावर्स भी, फ्लावर यानी फूल भी मिलते हैं हमें, फूलों की भी काश्त होती है, पता है कितने बड़े बड़े एरिया से फूल काश्त होते हैं। उसके अलावा मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, और उससे रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, मक्खन वगैरह। अच्छा, कैश क्रॉप फार्मिंग का मतलब क्या हुआ? कैश क्रॉप वो है जिसमें कि हम स्पेशलाइज कर गए हैं कि ये हम बहुत अच्छी उगा लेते हैं और बहुत उगा लेते हैं, हमने इसमें बहुत काम किया, हमने भी रिसर्च की, दुनिया ने भी रिसर्च की, और बेहतर से बेहतर बीज भी बना लिए हैं, बेहतर से बेहतर उगाने के प्रोसेस भी बना लिए हैं, बेहतर से बेहतर वो फर्टिलाइज़र भी बन गए हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स भी हम यूटिलाइज करते हैं। कैश क्रॉप्स में हम देखते हैं कि जिसके पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बड़ी मशीनरी यूज़ होती है, ये प्रोफेशनली करते हैं लोग, आगे बेचनी होती हैं फसलें बड़ी बड़ी। इसमें बागात भी शामिल हैं कि आप बाग लेके फ्रूट की वो करें, काश्त लगाएं या फ्रूट को बेचें। तो इसके अंदर जो है वो हैवी मशीनरी यूज़ होती है, ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, इसके अंदर जो है वो फिर थ्रेशर यूज़ होता है, यानी बजाय से पहले जो
जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं वो गंदम लेके ज़मीन में पटकते हैं ताकि उसमें से गंदम के दाने अलग हो जाएं। थ्रेशर एक मशीन है, वो डायरेक्टली उसके अंदर डाल के आप गंदम के दाने अलग करवा सकते हैं। कंबाइन के नाम से एक बहुत बड़ी मशीन होती है, कंबाइन हार्वेस्टर, वो चलती जाती है, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा। कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो चलती जाती है और गंदम कटती जाती है, ऑटोमेटिकली एक पाइप निकला होता है, उसमें से गंदम अलग हो रही होती है, उसका जो खाली वो होते हैं वो बाकायदा बंडल बन बन के साइड में गिर रहे होते हैं। तो इस तरह की मशीनरी कैश क्रॉप्स में यूज़ हो सकती है। तो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? दो सीज़न होते हैं पाकिस्तान में, एक रबी का सीज़न है, एक खरीफ का सीज़न है। याद रख लीजिएगा कि रबी जो है वो अप्रैल मई में, अप्रैल से मई के दरमियान जो है वो हार्वेस्ट होती है। हार्वेस्ट का मतलब काटी जाती है। और बोई कब जाती है? बोई जाती है विंटर में, तकरीबन अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है और अप्रैल मई में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। दूसरी फसल खरीफ है। सुनने में खरीफ थोड़ा ख़राब लग रहा है ना, और हमें तो गर्मी का मौसम ख़राब लगता है, तो खरीफ गर्मी में बोई जाती है। यानी अप्रैल से जून तक इसकी सोइंग होती है और इसकी कटाई कब होती होगी? ज़ाहिर है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो ये अल्टरनेट फसल होती है, एक पहले हो गई, ये कट गई, फिर दूसरी हो गई, वो कट गई, फिर पहले हो गई, फिर कट गई, तो एक साल में दो फसलें ले लेते हैं आमतौर पे। तो रबी फसलों में कौन कौन सी होती हैं जो सर्दी में लगा के गर्मी में काटते हैं? उसमें वीट है, ये याद रखने वाली बात है भाई। उसमें वीट है, बार्ले है, ऑयल सीड हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, अनाज। खरीफ क्रॉप में क्या चीज़ें होती हैं? आम तौर पे चावल और गन्ना और कॉटन, ये गर्मियों में लगा के सर्दियों में काटते हैं। उसके अलावा मेज़ भी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ये हमारी मेजर क्रॉप्स बस यही हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रॉप हमारे यहाँ कौन सी उगाई जाती होगी आपके ख्याल से? पुराना डेटा है, करंट डेटा में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तीन में वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन। वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, ये चार ही रहती हैं टॉप पे। वीट सबसे ज़्यादा ही रहता है हमेशा। इस दफ़ा तो इतना वीट हो गया, बेचारों का नुकसान हो गया। वीट ज़्यादा उग गया था और बाहर से ही मंगा लिया, तो उनको पैसे ही नहीं मिल रहे उतने। बाहर से मंगाते हैं दो नंबरी करने के लिए, बस करप्शन। बताते हैं कि पाकिस्तान में वीट नहीं रहा, मंगाना पड़ेगा वरना लोग भूखे मर जाएंगे। मंगा लेते हैं, पता चलता है बहुत वीट था। तो जो मंगाते हैं उनके कमीशन होते हैं मंगाने में। समझ में आ रही है बात? तो ये करप्शन है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। तो वीट क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तान का स्टेपल फूड है वीट। दुनिया के बहुत से मुल्कों में स्टेपल फूड राइस है। स्टेपल फूड किसे कहते हैं? जो रोज़मर्रा चाहिए, हर एक को चाहिए। बहुत से मुल्कों में राइस स्टेपल फूड है, पाकिस्तान में वीट स्टेपल फूड है। इसकी मदद से क्या क्या की जाती है? रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, कितनी चीज़ें हैं वीट से जो हम बुनियादी खाते हैं। और इसका फ्लोर मिल से हम आटा बनाते हैं, और जो बचता है उससे भी कितनी चीज़ें बनाते हैं। उसका जो पौधा बच जाता है वो लाइव स्टॉक को खिला देते हैं, ठीक है, यानी जानवरों को खिला देते हैं पौधा जो बचता है ना। गंदम का पौधा, पूरा पौधा उगाया, बाकी पौधे क्या करेंगे? उसको जानवरों को खिला देंगे। फिर आटे को जब पीसते हैं तो उसमें से बहुत कुछ निकलता है ना। क्या क्या निकलता है पता है आपको? आटा जब पीसते हैं तो उसको छानते हैं, उसमें से सबसे बारीक जो चीज़ निकलती है उसको आटा कहते हैं। उससे पहले उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले मोटी छन्नी छन्नी से छानते हैं, तो उसमें से एक चीज़ निकलती है, इसको चोकर कहते हैं। हम लोग उर्दू में चोकर कहते हैं। चोकर क्या होता है? भूसी होती है, जो आटे के साथ मिला के खाते हैं तो उससे पेट साफ रहता है। बहुत से लोग लाल आटा खाते हैं ना, उसमें भूसी होती है, चोकर होता है। चोकर निकाल दिया पहले उन्होंने, वो अलग से बिकता है। उसके बाद आटे को उससे कम मोटी छन्नी से छानेंगे तो जो चीज़ निकलेगी वो होगी सूजी। सूजी का हलवा खाया कभी आपने? आटे में से निकलती है सूजी, थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद उससे बारीक छन्नी से छानते हैं तो जो ऊपर रह जाता है वो कहलाता है बेसन।
नहीं बेसन नहीं, सॉरी मैदा। बेसन तो उससे बनता है ना। मैदा, मैदा भी वीट से निकलता है। मैदा निकलता है, फिर सबसे नीचे आटा रह जाता है। तो ये आटा, मैदा, सूजी, चौकर, ये सब गंदम से निकल रहे होते हैं। इसीलिए जो बिल्कुल प्योर आटा होता है महंगा मिलता है, क्योंकि उसमें से कुछ भी निकला हुआ नहीं होता। ठीक है जी। लेकिन प्योर आटा खाने की अब आपको आदत नहीं रही, आप खाएंगे तो आपसे चबाया नहीं जाएगा, मोटा मोटा लगेगा बहुत। तो वीट हमारी मेन क्रॉप है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है वीट? वीट पाकिस्तान में तकरीबन, चूंकि पूरे पाकिस्तान की स्टेपल फूड है, तो पूरे पाकिस्तान में उगाया जाता है। देखें मैप देख लें अपना, आप एक नज़र। मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, आपको मैप दिखा देता हूँ मैं। देख लें पूरे पाकिस्तान में ही जहाँ जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ वहाँ पानी और स्ट्रेट ज़मीन मौजूद है, वहाँ वहाँ वीट उग रहा है। सब जगह ही उग रहा है ना। पूरा पंजाब, के का बहुत सा इलाका, तकरीबन पूरा ही सिंध सिवाय स्थर तक में वीट उग रही है। तो खाना है ना, मतलब खाने की बुनियादी खाना है हमारा वीट। तो वो उगाते हैं लोग जितना भी उगा सकें। नीचे ये शहरी इलाके हैं, यहाँ पे नहीं उगा रहे। ठीक है, कराची जा रहे हैं, कराची में तो वीट नहीं उगाएंगे, हैदराबाद में तो नहीं उगाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड्स हैं, यहाँ पे नहीं उगा रहे। लेकिन अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कैनाल सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ वहाँ वीट उग रही है। बलूचिस्तान में वीट नहीं उग रही, क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पानी भी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, ना इरिगेशन है बहुत आसानी से ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही वीट नहीं उगती, कहीं कहीं यहाँ भी लोग वीट उगाते होंगे, लेकिन उतनी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि मैंशनेबल हो। ठीक है। तो एक ही किसान साल में दो दफ़ा फसल उगाता है, तो एक दफ़ा वीट उगाते हैं, वो अगली दफ़ा कुछ और उगा लेते हैं। एक दफ़ा वीट उगा, अगली दफ़ा गन्ना उगा लिया, जिसके रेट ज़्यादा चल रहे हैं। एक दफ़ा वीट उगा, एक दफ़ा कॉटन उगा ली। लेकिन वीट तो उमन उगाते हैं, वीट के साथ ही ताली मारते हैं। वीट कॉटन, वीट गन्ना, वीट राइस। उमन ऐसा नहीं होता कि वीट नहीं होगा। इस दफ़ा सुनने में आया है कि इस दफ़ा किसान जो फसल वीट वाला टाइम है, उसमें वीट नहीं उगाएंगे शायद, क्योंकि उनको बहुत नुकसान हुआ ना इस पिछली दफ़ा वीट की वजह से। ठीक है, तो वीट जो है वो कहीं कहीं बारानी इलाकों में भी उगाई जाती है। बारानी क्या होता है भाई? बारान रहमत का नाम सुना है आपने? बारान रहमत बारिश को कहते हैं। बारानी वो इलाके जो कैनाल से नहीं, वो उनको कल्टीवेट किया जाता, कैनाल से इरीगेट नहीं किया जाता, उनको बारिश से इरीगेट किया जाता है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ कैनाल वाटर नहीं पहुँचता, तो वहाँ भी कल्टीवेशन हो सकती है। बारिश का इंतज़ार करते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो फिर फसल हो जाती है, नहीं होती बारिश तो फसल नहीं होती। वीट को कैसा टेम्परेचर चाहिए? जिस टाइम पे ग्रो कर रही है, माइल्ड चाहिए, और जब राइप हो रही है तो थोड़ा सा वार्म चाहिए। इसीलिए वीट उगाते कब हैं? सर्दियों में 10 से 20 डिग्री चाहिए। काटते कब है? गर्मियों में 25 से 30 डिग्री चाहिए। जमाने तो 40-50 भी हो जाता है। कितने दिन में उग जाती है? 90 दिन से 120 दिन तक के अंदर वीट उग जाती है। जितना वेदर मॉइस्ट होता है उतनी ज़्यादा बेहतर उग जाती है। रेनफॉल मॉडरेट चाहिए है बिफोर द हार्वेस्ट। आमतौर पे वीट को हम इरिगेशन से ही उगाते हैं। सिर्फ कुछ इलाके हैं के जहाँ पे के रेन से वीट उगती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी, ये याद रखने वाली हैं कि वीट के साथ टेम्परेचर शुरू में माइल्ड चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा हॉट चाहिए, और 90 से 120 दिन में उग जाती है। वीट की वैरायटीज़ कौन सी हैं? ज़्यादातर वैरायटीज़ अब जो वीट उगा रहे हैं किसान, वो रिसर्च वाली हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जो कुदरती तौर पे उगी थी, पौधे से निकली थी, पौधे से निकल के आपने उगा दी, वो ऑर्गेनिक हो गई। जैसे हम आम के साथ करते हैं ना, आम, देसी आम, अगर आप कोई भी आम लें, लंगड़ा आम लें, चौसा आम लें, उसका बीज बो दें ज़मीन में, तो जो आम निकलेगा वो चौसा नहीं निकलेगा। ये बात पता है आपको? अगर आप चौसे आम की गुठली लें, उसको ज़मीन में दबा के पौधा निकालें, तो जो पौधा निकलेगा उसमें से चौसा आम नहीं आएगा। उसमें से जो आम आएगा वो ऑर्गेनिक देसी आम आएगा। उसका अपना टेस्ट होगा, देसी का टेस्ट। आम की जब अपनी मर्ज़ी की वैरायटी लेनी होती है तो उसके साथ आपको कलम लगानी पड़ती है। जिस पौधे का आपको कलम चाहिए, तो ये मॉडिफाई किए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से मॉडिफाई किए गए हैं।
ये जो आपको वैरायटी मिलती है। तो थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है, इसकी शाखें काट के उसको वो वाली शाखें लगाई जाती हैं जिस चीज़ का पौधा आपको चाहिए। ठीक है। तो ये आम को क्रॉस ब्रीड किया जाता है या कह लेंगे मॉडिफाई किया जाता है। इस तरह से जो हमारे पास ज़्यादातर गंदम की वैरायटी है वो हमने मॉडिफाई की हुई है, मैक्सी पाक के नाम से है, हमारी अपनी है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। दूसरे मुल्कों ने और भी जगहों पे रिसर्च की है, वहाँ से भी ली जा सकती है, लेकिन हम लोगों पे अपनी अपनी रिसर्च प्रोडक्ट है, हम उसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब हुआ किसान क्या करेगा, गंदम उगाएगा, गंदम काटेगा, सारी बेच देगा, अगली दफ़ा की फसल के लिए नहीं रखेगा। समझ रहे हैं? गंदम उगाएगा, गंदम काटेगा, गंदम बेच देगा, खाने के लिए रख लेगा, अगली दफ़ा की फसल के लिए नहीं रखेगा। अगली दफ़ा की फसल के लिए बीज कहाँ से लाएगा? फिर मैक्सी पाक जाके लेके आएगा दुकानों से, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने तैयार करके रखी हुई है, मुख्तलिफ इदारे इसको तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज में समझने बन रही है। सही है। अगर उसने अपनी गंदम दोबारा बो दी, मैक्सी पाक से लगाई थी, मैक्सी पाक से बीज निकला, अब वही दोबारा बो दिया बीज, तो अब मैक्सी पाक नहीं निकलेगा, अब वो ऑर्गेनिक निकल आएगी। तो ये एक तरीका है फार्मिंग का कि जब आपको कोई ख़ास ब्रीड लगानी होती है तो उसके बीज प्रॉपरली कल्टीवेट हुए फिर आप वो लेके आके लगाते हैं। ठीक है। चावल के साथ क्या है, फटाफट चावल का पढ़ते हैं। चावल पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट काश्त है। पाकिस्तान का स्टेबल फूड तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग खाते हैं, बहुत डिशेस में इस्तेमाल होता है। सबसे मशहूर डिश हमारी बिरयानी, उसमें चावल लगता है। चावल के साथ मसला क्या है, चावल को बहुत पानी चाहिए होता है, हर वक्त पानी खड़ा रहता है चावल की फसल में। गंदम को तो आप पानी दे के छोड़ देते हैं ना, बस खत्म, पानी दे दिया वो खुद ही उग जाएगी। एक थोड़ा बहुत पानी बीच बीच में देना होगा। चावल की ज़मीन पे पानी ही खड़ा रहेगा, खड़े पानी में चावल उगता है। ठीक है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्में हैं चावल की, जैसे मैंने बताया 11-21 है। इर्री पाक बहुत मशहूर वैरायटी है पाकिस्तान की, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान का बासमती राइस बहुत मशहूर है दुनिया में। बासमती की एक नस्ल है, मैंने कहा 11-21। बासमती की एक और इस नस्ल है सुपर कर्नल, सुपर कर्नल बासमती राइस। ठीक है जी। तो चावल की फील्ड आपको कीचड़ वाली मिलेगी, हर जगह चावल इसलिए नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा हर जगह चावल अनाबिया? इतना पानी हर जगह नहीं मिलेगा ना आपको, आपको इतना पानी कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान वैसे ही पानी शॉर्टेज रहती है, इतना पानी नहीं मिलेगा आपको कि आप चावल आसानी से उगा सकें। तो चावल की जो ज़्यादा फसल उगती है उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए कि चावल हमारे यहाँ कम ही जगहों पे है। ये जो एरिया ऊपर वाले हैं, ये कौन से एरिया हैं, मशहूर हैं पाकिस्तान में, गुजरात, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट। अच्छा, क्या और जगहों पे होता है? हाँ, यहाँ भी होता है चावल, लेकिन अगेन इतना नहीं होता कि वो नोटेबल रहे ना। यहाँ भी होता है आपका रहीम यार खान, खानपुर, इन इलाकों में भी होता है चावल, लेकिन ज़्यादातर इधर ही होता है। दूसरी जो बेल्ट है चावल की, वो सिंध की ये बेल्ट है, जो दरियाए सिंध के साथ साथ चल रही है, उससे दूर वाले इलाकों में नहीं होगा। ठीक है। ये एरियाज चावल में ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास ये पहले ही आपको पता है पहले ही ये डेजर्ट लैंड थी, इसको इरिगेट किया गया। तो पानी की जो तरसील है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि चावल के बजाय हम उस टाइम पे कुछ और उगा लेंगे। सर, चावल बड़ा ठीक ठाक महंगा बिकता है, महंगी क्रॉप है, अच्छे पैसे मिलते हैं चावल के। चावल उगाने के बाद चावल कटता है, चावल कट के फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाके चावल के ऊपर छिलका होता है वो निकाला जाता है, छिलका निकाल के उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से चावल जब आप खाते हैं तो हर दाना रेगुलर शेप का और देखने में खूबसूरत लगता है। जी, पूरी फैक्ट्री में एक ड्रम, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उसमें जाते हैं, उसमें स्टीम करते हैं, उसको स्टीम करते हैं, सुखाते हैं। स्टीम करने से चावल मजबूत हो जाता है, टूटता कम है, इसको आप सेला कहते हैं। सेला चावल स्टीम्ड होता है। तो अब तो नॉर्मल चावल भी स्टीम होने लगा, यानी स्टीम के भी लेवल हो गया। हल्का सा स्टीम का है तो नॉर्मल स्टीम है, उसको भिगोना ज़्यादा पड़ता है। फिर एक चावल है जो बहुत ठीक ठाक स्टीम्ड है, ऑलमोस्ट हाफ सेमी कुकड है, तो वो सेला होता है, उसको भी अच्छा खासा भिगोना पड़ता है। एक चावल होता है जो नॉन स्टीम्ड होता है, वो कम भिगोया जाता है, वो रॉ हालत में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशबू जो है उसी में होती है, जो कम स्टीम्ड होता है या ना स्टीम्ड हो, रॉ जो होता है, खुशबू ज़्यादा होती है, जायका अच्छा होता है उसका। लेकिन शेप जो है उसका, खूबसूरत शेप जो होता है ना, ब्यूटी पार्लर से आने के बाद ही होता है ना सबसे अच्छी शक्ल। तो जब आप वहाँ से फैक्ट्री से निकल के आता है चावल तो ज़्यादा खूबसूरत होता है। राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए? राइस को तकरीबन जो है वो 20 से 30 ही चाहिए।
और लगाया कब जाता है याद है? राइस खरीफ का फसल है, तो वो खरीफ खरीफ थी रबी थी। राइस खरीफ था, गर्मी में लगाया जाता है, लेकिन जब तक वो बड़ा होना शुरू होता है तो सर्दियाँ आ चुकी होती हैं, ताकि कि वो उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना मिले। 20 से 30 में चलता है, बहुत कोल्ड नहीं चाहिए, बहुत गर्म नहीं चाहिए। हार्वेस्टिंग के वक्त जो है वो अगर ड्राई पीरियड मिल जाए तो अच्छी बात है। राइस को अगर आप बारिश से उगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बारिश चाहिए होगी, लॉजिकल बात है ना, पानी में खड़ा होता है। उगने का पीरियड इसका 4 से 6 महीने का है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे सनी हार्वेस्टिंग चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए चावल उगता है। जिन इलाकों में उस टाइम पे बारिश हो रही होती है उन इलाकों में चावल उगाते ही नहीं। फिर सॉइल कैसी चाहिए? क्लेई चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए। और ज़मीन नीचे से सख्त हो, ऊपर तो नरम मिट्टी हो क्ले वाली, नीचे से सख्त इसलिए हो ताकि उससे नीचे पानी ना बहे। पानी खड़ा कर दिया, नीचे ज़मीन में जज्ब हुए जा रहा है, तो फिर तो वो पानी खड़ा करते चले जाओ, ख़त्म ही हो जाएगा सारा पानी। तो नीचे की मिट्टी ज़रा सख्त हो, उसके ऊपर फिर भुरभुरी मिट्टी हो, उसके उसको क्ले बना दिया जाए, उसको में पानी डाल डाल के उसको क्ले बनाए, उसमें चावल डाले जाए। ठीक है जी, तो चावल की बात हो गई। कॉटन पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। क्यों इंपॉर्टेंट है कॉटन? कॉटन से हमारी इंडस्ट्री चलती है। कौन सी इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन का दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मानी जाती है कॉटन। कॉटन नेचुरल यार्न है, कुदरती धागा है, और एक ऐसा धागा है जो कि पानी जज्ब करता है, पसीना जज्ब करता है। जब आपके जिस्म पे कोई ऐसा कपड़ा रखा हुआ है जो पसीना जज्ब कर रहा है, तो पसीने से गीला होकर वो कपड़ा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन नहीं होती। अगर आपने एक ऐसी चीज़, अपने प्लास्टिक लपेट ली अपने हाथ के गिर्द, तो प्लास्टिक तो पसीना जज्ब नहीं करेगा, तो पसीना आपकी स्किन पे ही रहेगा मुसलसल, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या होगी? रैश हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे आपकी स्किन पे, स्किन आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो जो कॉटन है, कॉटन यार्न की दुनिया भर में खसूसियत ये है कि चूंकि कॉटन यार्न नेचुरल यार्न है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जब पहनते हैं तो जैसे ही आपको पसीना आता है तो ये पसीने को जज्ब कर लेता है, आपकी स्किन पे नहीं छोड़ता पसीना। तो एक तो स्किन की रैशेज नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, ये खुद पसीना जज्ब करने की वजह से गीला हो जाता है, और गीले कपड़े पे जब हवा लगती है तो कपड़ा ठंडा ठंडा लगता है आपको। तो इसलिए कॉटन जो है वो दुनिया भर में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मशहूर है। जहाँ नहीं उगता कॉटन, वो बहुत महंगे दामों खरीदते हैं कॉटन को। तो इसलिए कॉटन का टेक्सटाइल बड़ा ज़बरदस्त टेक्सटाइल माना जाता है। अब उसके अंदर बहुत सारी मिलावटें भी हो गई, यानी तजर्बे करके उसको मुख्तलिफ शक्लों में ले आए हैं। स्ट्रेचेबल कॉटन बना लिया है, उसमें किसी 20% उसके अंदर पॉलिएस्टर मिला दिया। पॉलिएस्टर मैन मेड धागा है, जो समझ लें एक तरह से प्लास्टिक से बना है, कह लें एक तरह से, समझ लें। तो पॉलिएस्टर के कपड़े ज़ाहिर है आपको चुभेंगे, आपको पहनेंगे तो आपको उससे चुभन होगी, देखने में शाइनी होंगे लेकिन चुभन महसूस होगी। तो कॉटन और पॉलिएस्टर मिला के बनाया जाता है तो ज़्यादा महंगा, और खाली कॉटन प्योर बनाए तो महंगा पड़ता है। कॉटन और पॉलिएस्टर मिला के बनाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है? कॉटन को इस्त्री करना मुश्किल है, पॉलिएस्टर ज़्यादा सीधा सीधा रहता है। तो अब दुनिया में अक्सर मिक्स मिक्स कपड़े बनाए जाते हैं, 80% कॉटन 20% पॉलिएस्टर, अच्छा खासा कॉटन माना जाएगा, और वो इस्त्री करना भी आसान होगा। बाज़ औक़ात 50-50 कॉटन मिलती है, वो अच्छा खासा चिकना होता है। इसी तरह से आपने जो ये पहना हुआ है निदा कपड़ा, ये भी जो है वो इसमें कुछ कॉटन है, ज़्यादा पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के कपड़े जो हैं वो हम कॉटन से बनाते हैं, और पाकिस्तान की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया में कपड़ा एक्सपोर्ट करती है, जिससे पाकिस्तान को ठीक ठाक ज़रिए मुबादला मिलता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मेजर एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन प्रोडक्ट्स की है, यानी टेक्सटाइल की है। तो टेक्सटाइल इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो टेक्सटाइल कैसे एक्सपोर्ट करेंगे जब हमारे पास कॉटन नहीं होगी? तो कॉटन हमारे यहाँ अच्छी खासी उगती है, जहाँ जहाँ वीट उगता है वहाँ वहाँ कॉटन उगती है, देखें। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, ज़ाहिर है एक सीज़न में वीट होगा, अगले सीज़न में कॉटन होगा, वो रबी है ये खरीफ है, तो आपस में लड़ाई नहीं है इनकी। तो कॉटन उगाने की वजह क्या है? कॉटन अच्छे दामों में बिकती है, लेकिन कॉटन में बस एक मसला है कि कॉटन कटती है सर्दी के टाइम पे। उस वक्त अगर ओले पड़ गए, बारिश हो गई, या ज़्यादा सर्दी हो गई, उससे कॉटन का जो फूल है, कॉटन एक फूल है ना, वो फूल जो है वो ख़राब हो जाता है, गिर जाता है, झड़ जाता है। नंबर 2, कॉटन के पौधे पे बहुत कीड़े भी आते हैं, और वो पौधे की सारी जान चूस लेते हैं, फूल निकलता ही नहीं अच्छा।
तो कुछ कॉटन के साथ मसाइल भी हैं, आसान नहीं, कॉटन उगाना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन उसके पैसे भी अच्छे खासे होते हैं कॉटन के। कॉटन प्लग की जाती है, देखें तस्वीर में भी देखें, जब कॉटन तैयार हो जाती है तो फूल उसके प्लग किए जाते हैं, उसके अंदर बीज भी होते हैं कॉटन के अंदर, पता है आपको? फूल के अंदर, फूल इसलिए होता है ना, फूल के अंदर बीज होते हैं, तो फूल के अंदर बारी बारी काले काले बीज होते हैं, फिर वो अलग किए जाते हैं बीज, फिर कॉटन की बेल्स बनाई जाती हैं, फिर उनको भेजा जाता है फैक्ट्रीज में। तो कॉटन भी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जब उगा रहे होते हैं तो अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए होती है, टेम्परेचर वही 25 से 30, 25 से 30 के करीब ही सबको चाहिए, लेकिन फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रॉस्ट क्या है? जब नमी हो और नमी के बाद ठंडक हो जाए तो चीज़ों पे चीज़ें जम जाती हैं, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट से कॉटन ख़राब हो जाती है, ज़्यादा बारिश अब उसको काट रहे हैं उस वक्त हो रही होती है तो ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर कॉटन इरिगेटेड लैंड पे ही उगाई जाती है। लैंड लेवल ही चाहिए, सभी को लेवल चाहिए, सिर्फ राइस में लैंड का एक खास तरीका है कि नीचे से सख्त, तो बाकी सबको लैंड नरम नरम ही चाहिए, लेवल नरम नरम लैंड। पेस्टिसाइड्स काफ़ी सारी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कॉटन पे, और पाकिस्तान में एक वायरस है लीफ कर्ल वायरस, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है कॉटन को। कॉटन की जो बुनियादी वैरायटीज़ हैं, पुरानी वैरायटीज़, पाक अपलैंड देसी कॉटन है, और आजकल हाई यील्डिंग वैरायटी आई है नायाब के नाम से, वो अच्छी चल रही है। और मज़ीद कोशिश की जा रही है ऐसी कॉटन उगा लें जिसमें जो कि रेजिस्टेंट हो उस वायरस से जो कि बहुत फैला हुआ है, लीफ कर्ल वायरस। और कॉटन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर से, उससे भी उसको बचा लें, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। ठीक है, कॉटन की फसल हो गई। फिर शुगर केन होता है, कॉटन की फसल के एरिया दिखा दिए मैंने आपको। शुगर केन भी ऑलमोस्ट यही है, बस थोड़ा सा छोड़ दें इसमें से, इतना एरिया छोड़ दें तो ऑलमोस्ट शुगर केन भी यही है। वो अगेन खरीफ का पल है, खरीफ फसल है ना, तो रबी में आपने गंदम उगाई, खरीफ में या तो कॉटन उगाएंगे या गन्ना उगाएंगे। ठीक है, आमतौर पर यही हो रहा होता है हमारे यहाँ। गन्ना क्यों उगाते हैं भाई? गन्ने से क्या बनाते हैं? जूस? नहीं, गन्ने से बनाते हैं चीनी। अब पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि चीनी के बगैर हम रह नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक कार्टेल है। कार्टेल समझते हैं? बड़े बड़े पैसे वाले लोग मिलके कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे और पैसा कमा लें। ठीक है, ये कार्टेल है गन्ने का। गन्ने का कार्टेल क्या है? जो फसल सबसे ज़्यादा पानी लेती है वो गन्ना है, क्योंकि गन्ने के अपने अंदर पानी भरता है। गन्ने को पानी बहुत चाहिए, तो इरिगेशन का बहुत पानी गन्ना से पी जाता है। इतना गन्ना क्यों उगाते हैं भाई? आप बताइए, चीनी को अच्छी चीज़ है? चीनी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे क्या? गंदम नहीं है तो चलो भाई, यहाँ गंदम के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। राइस बहुत ज़रूरी है, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं। क्या हम चीनी बहुत सस्ती बनाते हैं? नहीं, हम चीनी महंगी बनाते हैं, बाहर से सस्ती आ सकती है। आपके पास एक लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया में आपके पास चॉइस है कि आप बहुत महंगी चीनी उगा लें और जो बाहर भी नहीं बेचेंगे, या एक बहुत सस्ती पड़ती है आपको वो चावल उगा लें और बाहर भी बहुत महंगे बिकते हैं। आप दोनों में से क्या उगाएंगे? चावल या गन्ना? नहीं, लेकिन हम गन्ना उगाते हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने की क्रशिंग के लिए जो फैक्ट्री लगती है, चीनी बनाने की फैक्ट्री, वो बहुत बड़ी होती है, एक शहर जितनी फैक्ट्री होती है, छोटा शहर लगता है अंदर से देखने में। और वो फैक्ट्रियाँ सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की हैं। फैक्ट्री कब चलेगी? जब गन्ना होगा। गन्ना नहीं होगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो शुगर मिल जो है वो हमारे एक बहुत बड़ा हब ऑफ करप्शन है, कि शुगर मिल वाले मजबूर करते हैं कि नहीं आपको गन्ना उगाना है। गवर्नमेंट को क्या, खुद गवर्नमेंट में चुके सारे, तो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है कि जिसमें गन्ना उगाना लोगों को ज़्यादा फीजिबल लगता है, गन्ने से रिलेटेड चीज़ें सस्ती कर देते हैं, गन्ने के रेट अच्छे दे रहे होते हैं। जब फसल कड़ी आती है तो रेट नीचे कर देते हैं, फिर किसान को नुकसान होता है। तो गन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा उगाते हैं, हालांकि पाकिस्तान को गन्ना नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि गन्ने से कोई फ़ायदा यूँ नहीं हो रहा कि चीनी बन रही है ना, और वो खुद ही खा रहे हैं हम, और फिर इम्पोर्ट भी कर रहे हैं कि कम पड़ गई भाई। फिर पता चलता है नहीं, कम नहीं पड़ी थी, वो इम्पोर्ट करप्शन के लिए की थी, अब वापस एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी।
ये चक्कर चलते रहते हैं चीनी में, भाई नहीं बनाओ चीनी, नहीं खाएंगे चीनी, कम खा लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे, बाहर से सस्ती पड़ती है। यहाँ वो चीज़ उगा लो जो बहुत अच्छी बनाते हो, बहुत महंगी बिकती है, वो बना के बाहर बेच दो। अब बाहर से सस्ती चीनी मंगा लो, पानी भी बचेगा, क्योंकि गन्ने में पानी बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन नहीं भाई, तो गन्ने का, एक तो गन्ने से चीनी बनाते हैं, गन्ने से और क्या बनाते हैं, गन्ने से गुड़ बनाते हैं। गुड़ को क्या कहते हैं? गुड़ को क्या कहते हैं भाई? अच्छा सा नाम है ना गुड़ का। अच्छा, गन्ने से जूस निकाला, जूस को देसी तौर पे उसको सुखा के उसको बना लिया, गुड़ बना लिया आपने, ओके। ब्राउन शुगर नहीं, ब्राउन शुगर नहीं, गुड़ को जो है वो कुछ और भी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बताऊंगा। और जैगरी, जैगरी कहते हैं गुड़ को। अच्छा, उसके अलावा फैक्ट्री में जाता है तो ये जूस जो होता है गन्ने का जूस, उसकी मदद से सबसे पहले शुगर बनाते हैं, और गन्ने का जो भुरभुरा भूसा बच जाता है, उसकी मदद से पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं। ये जो टेबल है ये उसी से बनी हुई है, गन्ने के पार्टिकल बोर्ड्स बनते हैं। गन्ना और दूसरी लकड़ियों को मिला के उसके भूसे से पार्टिकल बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उससे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। गन्ने को भी 25 से 35 टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल सीधी सीधी ज़मीन चाहिए होती है, बहुत सारी बारिश या बहुत सारा पानी चाहिए होता है। उसके अलावा भी फसलें पाकिस्तान में, मेज़, मेज़ ज़्यादातर अपर एरियाज़ में उगती है। मेज़ क्या होता है भाई? मेज़ क्या होता है? भुट्टा। भुट्टे का क्या काम है? एक जी, कॉर्न। कॉर्न तो पूरे को कहेंगे ना, उसके जो बीज निकलेंगे उसको तो मेज़ कहेंगे ना। तो मेज़ से क्या करते हैं? पॉपकॉर्न बनाते हैं, कॉर्नफ्लावर बनाते हैं। कॉर्नफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ दालें उगती हैं। मेज़ मैंने बताया ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया से करीब उगता है, जैसे कि मानसहरा, मर्दान, पेशावर, चारसद्दा। कहीं थोड़ा सा पंजाब में भी उगता है, जैसे झंग है, सरगोदा है, फैसलाबाद है। ये मैप आपके जहन में थोड़े थोड़े होने चाहिए। दालें भी ऑलमोस्ट सभी जगह उगती हैं जहाँ जहाँ दरिया सिंध है। दाल भी जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो गंदम पहले उगा लेते हैं, बाद में दाल उगा लेते हैं। बहुत से लोग दाल उगा लेते हैं, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल। उसके अलावा हमारे यहाँ बीज और उगाते हैं, जैसे कि सरसों का बीज बहुत उगता है हमारे यहाँ। हालांकि हमें इससे बहुत काम करना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए, बहुत उगाना चाहिए। गन्ना छोड़ो, ये होगा, बाहर से मंगाते हैं तेल, बहुत महंगा, बहुत महंगा तेल मंगाते हैं हम बाहर से। तेल बहुत महंगा है हमारे यहाँ। सरसों का तेल, गन्ने का तेल, अपना कॉर्न ऑयल, या और भी कोई भी किस्म का ऑयल बना लें, आपकी वो नहीं होती सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑयल हम लोकल बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और अच्छा खासे, हाँ, हमारे पास कम होती है बहुत। उस वक्त हम गन्ना उगा रहे होते हैं ना, गन्ने की मशीनों पे देने के लिए, फैक्ट्रियों को देने के लिए। उस टाइम पे अगर हम ऑयल सीड उगा लें ना, तो हम बहुत पैसे आए हैं हमारे लिए। और बाहर से डॉलर्स में हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी इंपोर्ट है हमारी, खाने का तेल मंगाना, वो हमारी बंद हो जाए। फिर हम टोबैको भी उगाते हैं। तंबाकू ठीक ठाक, हमारा बहुत मशहूर तंबाकू है, बहुत अच्छा तंबाकू होता है, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी निकोटीन की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। तो हम तंबाकू उगाते हैं, मर्दान, पेशावर, नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसके ठंडे इलाके में उगता है ज़्यादा तंबाकू। उसके अलावा हमारे यहाँ जो फल उगते हैं वो कौन कौन से उगते हैं? आम, केला, खजूर। केला खजूर ज़्यादातर सिंध में उगता है, ठीक है। और आम ज़्यादातर पंजाब सिंध दोनों में उगता है। कीनू थोड़ा सा ठंडे इलाकों में उगता है, ठीक है। उसके अलावा और ऊपर चले जाएं तो ड्राई फ्रूट्स चले जाते हैं फिर आप, जैसे कि एप्पल्स तो खैर नॉर्मल फ्रूट में, एप्पल भी ठंडे इलाके में उगता है। बलूचिस्तान में भी सेब बहुत उगते हैं, ठीक है। सवात हुंजा वगैरह में एप्रिकॉट्स के दरख्त लगे होते हैं, जब आप ठंडे मौसम में जाएं तो आपको मौज- तो ये फल भी हम उगाते हैं कमर्शियली। पूरे पूरे बाग होते हैं जिनको कि साल हर साल नर्सर किया जाता है, फिर वो फल देना शुरू करते हैं। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में हमारे पास नोमैडिक लाइफ स्टॉक है। नोमैडिक क्या होता है? वो अपना भेड़ बकरियां लेते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। उस पर उनको फ़ायदा क्या होता है? उस पर उनको फ़ायदा होता है, कोई ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है,
उन्होंने एक बकरी ली, उसने 10 बच्चे दिए, उन 10 बच्चों को लेके घूम रहे हैं, उसमें से कुछ बकरियां निकली, उसने 10 बच्चे दिए, उन बच्चों को लेके घूम रहे हैं, उसने उसमें से एक बकरी निकली, उसने 10 बच्चे दिए, उन बच्चों को लेके घूम रहे हैं, ये उनके पास एक रेवड़ बन गया। उस रेवड़ को लेके वो घूमते रहते हैं और ज़मीन पे, खेतों के बाहर, इधर-उधर कहीं भी जहाँ भी उनको थोड़ा बहुत चारा मिलता है उसको चरते रहते हैं, लोगों से लड़ते रहते हैं। जिसके खेत के पास से कोई आता है वो पिटाई लगाता है, चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। लेकिन ये कि उनको अपने पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है गाय बकरियों को चराने के लिए, तो ये सस्ता पड़ता है उनको। उसी में से वो दूध वूध निकाल लेते हैं, उसी में से बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बकरीद पे बेच देते हैं या काटने के लिए बेच देते हैं गोश्त के तौर पे। ये नोमैडिक कहलाता है। नोमैडिक का मतलब घूमते फिरते। इसी तरह से लोग अपने पास ट्रांस ह्यूमेंस के का तरीका भी इख्तियार करते हैं। ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है याद है? पहाड़ों के ऊपर रखते हैं, गर्मियों में पहाड़ों पे ले जाते हैं, सर्दियों में नीचे ले आते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में एक तरीका है। आमतौर पे हिमालयाज़, काराकोरम के पहाड़ों में ऐसा होता है। नॉर्मली इसमें बकरियां ज़्यादा होती हैं। सेटल्ड यानी लोग अपने घरों में भी बकरी जानवर भैंस पालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और कमर्शियली भी पालते हैं। कमर्शियली क्यों पालते हैं? कमर्शियली बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर उनकी देखभाल होती है, फीड खिलाई जाती है, उनसे दूध निकाला जाता है। कैटल फार्म से एक तो दूध निकालने के लिए कैटल फार्मिंग होती है, नंबर 2 कैटल फार्मिंग होती है गोश्त निकालने के लिए। खास वो ब्रीड्स ली जाती हैं जिनका गोश्त निकालना हो, वो कम उम्र में काट दी जाती हैं। और नंबर 3 कैटल फार्मिंग होती है आपके बकरीद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बकरीद एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें बड़े बड़े जानवर बनाए हैं। कैटल फार्म में जो गोश्त के लिए होता है उसमें बड़ा जानवर नहीं बनाया जाता। कैटल फार्म जो दूध के लिए होता है उसमें अलग ही तरह के जानवर होते हैं। भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, वो दूध वाले होते हैं जानवर। लेकिन जो बकरीद वाले होते हैं वो अलग नस्ल के जानवर होते हैं, वो ह्यूज बड़े होते हैं, उनको भी इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा करते हैं। ठीक है, फिर वो इंजेक्शन वाला गोश्त खाते हैं, फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर, तो और ये लाइव स्टॉक से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? सबसे पहले हमें गोश्त मिलता है, लाइव स्टॉक से दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। देसी घी लाइव स्टॉक से मिलता है। और क्या मिलता है लाइव स्टॉक से? डंग मिलता है, गायों भैंसों का जो गोबर होता है उसकी मदद से फर्टिलाइजर बनते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर बनता है। उसके बाद गाय भैंसों से और क्या मिलता है? खाल मिलती है उनकी, उससे हम लेदर बनाते हैं, लेदर बनाते हैं। गोश्त तो बोल दिया, सबसे पहले तो गोश्त ही बोला था। गोश्त, अंडे मिलते हैं लाइव स्टॉक से, ऊन मिलता है लाइव स्टॉक से, ऊन, ऊन, वूल, ऊन, स्वेटर जिससे बनते हैं। तो लाइव स्टॉक बहुत बहुत कुछ देता है। अच्छा, और उसके अलावा कैटल जो है वो आपको दूसरे कामों में मदद करते हैं, जैसे कि उस पर बैठ गए, इधर से उधर चले गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए, बैलों ने हल चलाने में मदद कर दी। अब तो खैर सारा ही ट्रैक्टर पे आ गया, लेकिन हल चलाने में पहले मदद करते थे। तो लाइव स्टॉक कितनी चीज़ें दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? गोट है, बकरी, बकरा, दोनों को गोट कहेंगे। फिर बफेलो है, भैंस। भैंस एक जंगली जानवर होता है, जंगल में होता है, उसको लेके आते हैं, उनको दूध ज़्यादा, दूध गाढ़ा देती है, ज़्यादा नहीं देती। भैंस का दूध हमें क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अच्छा लगता है फैटी दूध। और हमारी बड़ी मशहूर नस्ल है बफेलो की, नीली बार, वो अच्छा दूध देती है। एक वक्त में 8 किलो 7 किलो 8 किलो दे देती है, 2 वक्त निकालते हैं, दिन में 14 किलो दूध देती है। हालांकि गाय उससे बहुत ज़्यादा देती है। गाय का दूध एक वक्त में 10 किलो 12 किलो निकलता है, भैंस का दूध एक वक्त में 5 किलो 7 किलो निकलता है। लेकिन भैंस का दूध क्यों मशहूर है? बस हमें टेस्ट पसंद है भैंस का। 70% टोटल मुल्क पाकिस्तान में भैंस से आता है। हालांकि गाय का दूध पीने में सेहत बख्श भी है, कम फैट वाला है, सेहत बख्श है, और ज़्यादा भी होता है। उतना ही खाना खा के गाय ज़्यादा दूध देती है, उतना ही खाना खा के भैंस कम दूध देती है, लेकिन हमें भैंस का ही चाहिए। तो बहरहाल, तो पोल्ट्री, चिकन, अंडा भी देती है। और मुर्गी के जितने भी स्पेयर पार्ट है ना, पंजे, सर, ये वो, सब का सब फिश फीड में चले जाता है, मछली के खाने में। यहाँ तक कि मुर्गी की आंतें अंदर से जो भी निकलता है ना उसके, आप देखते नहीं, जहाँ भी मुर्गी की दुकान है उसके पास आसपास वो ड्रम लेके आए होते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, वो सब लेके जा रहे होते हैं, बहुत स्मेल आ रही होती है उनकी, जो भी कटी हुई चीज़ें होती है ना, बची हुई कचरा, वो सब जाता है, उससे फिश फीड बनती है। और खुद मुर्गी की फीड भी बनती है, मुर्गी खुद भी मुर्गी खा रही होती है।
तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एग्रीकल्चर के क्या प्रॉब्लम्स हैं? हमारे पास अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं होता, बहुत महंगा मिलता है फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र नेचुरल गैस से बनता है, तो नेचुरल गैस कम हो गई है तो फर्टिलाइज़र महंगा पड़ गया है। फर्टिलाइज़र बहुत महंगा पड़ता है आजकल, किसान को बहुत मुश्किल हो रही है उसकी वजह से। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का दूसरा प्रॉब्लम हो गया पानी की कमी है हमारे पास। ठीक है, प्रॉब्लम्स याद होने चाहिए। फर्टिलाइज़र एक मसला है, पानी की शॉर्टेज है, और क्या मसला है एग्रीकल्चर में हमारा? हमारा वो जो आता है ना, क्या होता है, ज़मीन ख़राब हो जाती है हमारी। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, सेम और थोर। क्या होती है वाटर लॉगिंग? कि ज़मीन में पानी इतना ऊपर आ जाए कि अब वो काश्त करने के काबिल ना रहे। सैलिनिटी, पानी के साथ साथ नमकियात भी ऊपर आ जाए, मिट्टी नमक वाली हो जाए। अब तो पानी चला भी गया तब भी काश्त नहीं होगी, नमक वाली मिट्टी में काश्त नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, और एग्रीकल्चर क्या हो गया प्रॉब्लम है? अच्छे बीज नहीं है हमारे पास। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बीज ईजाद कर लिए, हमारे पास इतने अच्छे बीज नहीं है। उनकी यील्ड हमसे बहुत ज़्यादा है, उसी जगह पे वो ज़्यादा उगा लेते हैं। और क्या प्रॉब्लम है हमारा? एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आती, पुरानी टेक्निक से यूज़ कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन नहीं करता, फार्मिंग के पुराने तरीके यूज़ हो रहे हैं। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से कैटल फार्मिंग में भी यही सारे मसले होंगे। तालीम याफ्ता नहीं है तो जदीद से जदीद तरीके नहीं पता कि कैटल कैसे ब्रीड किया जाता है, उसकी नस्ल कैसे बढ़ाई जाती है, उसका गोश्त कैसे बढ़ाया जाएगा। अच्छी हमारे पास नस्लें नहीं है जानवरों की, हम बाहर से मंगाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है नस्ल, भूल जाते हैं कि उससे उसी से बच्चे पैदा करने थे, उसी को खा जाते हैं काट के। तो बहरहाल ग्रेजिंग ग्राउंड्स नहीं है कैटल के लिए। अगर आपको कमर्शियल बेसिस पे गाय भैंस पालनी है तो आपको अलग से ज़मीन लेके सिर्फ उनका चारा लगाना पड़ेगा, या दुकान से खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो चारा लगाने के लिए आपको अलग से बाकायदा पूरा खर्चा करना है। फिर जो दूध हमारे यहाँ पैदा होता है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी दूध पैदा करने वाली कौम है। 5वीं, पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी दूध पैदा करने वाली। पहले नंबर पे शायद ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग होंगे, इन लोगों की ज़्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दे रही है, अच्छी नस्ल की गायें भैंसें दे रही है लोगों को, अच्छी नस्ल के बीज दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, एजुकेशन दे रही है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और पेस्ट कंट्रोल के लिए, रिसर्च के लिए पैसे दे रही है कि ऐसी नस्ल पैदा करो कि उसको कीड़ा खाए नहीं। फर्टिलाइजर की तरह से सस्ते हो जाए, ट्रैक्टर सस्ते करके दे रही है, ट्रैक्टर पे लोन दे रही है कि सस्ता लोन ले लो, हाई यील्डिंग सीड बना के दे रही है। और एक मसला पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सके, इसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही रहता है। लैंड रिफॉर्म क्या होती है? पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने एक एक बंदे को हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन दे दी थी। अब लाखों एकड़ में उसको तो कुछ करना नहीं है, वो कहता है 200-400 एकड़ पे उगाओ, बाकी खाली छोड़ दो, वरना अगर सब जगह उगा दिया तो मेरा किसान अमीर हो जाएगा, मेरा किसान अमीर हो जाएगा तो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। किसान गरीब रहे, कम उगाओ, मेरे लिए तो बहुत है। लाखों एकड़ में से हज़ारों एकड़ भी उग गया, मेरी तो गाड़ी चलती रहेगी, मेरा तो बंगला खड़ा रहेगा, मुझे तो बिजली मिलती रहेगी। कम उगाओगे, ज़्यादा लोगों को खाने में मुश्किल होगी, तो किसान गरीब रहेगा, किसान गरीब रहेगा तो मेरे आगे हाथ जोड़ के रहेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जिस लोगों के पास होती हैं, जो जागीरदार बन गए थे, अंग्रेज़ों ने बनाए थे या मुग़ल दौर के थे, तो इनकी वजह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बहुत प्रॉब्लम हैं। इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, एक साथ दोनों के साथ ये प्रॉब्लम थे। इंडिया ने अपने पास लैंड रिफॉर्म्स की और सारी बड़ी ज़मीनों को छोटी ज़मीनों में तोड़ के किसानों में बांट दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत बेहतर हो गया, वहाँ पे ये वाले मसले ख़त्म हो गए। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका। ऑन पेपर बाय लॉ पाकिस्तान ने किया था कि लैंड तोड़ दी जाए, जिसने तोड़ी उसने तोड़ के अपने बच्चों में दे दी या अपनी बेगम को दे दी, तो वहीं रही एक्चुअली, तरीके से लैंड रिफॉर्म्स की नहीं गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारी ज़मीन ऐसी है कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ज़मीन को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर होने नहीं देते। प्रॉब्लम देखें, अभी अपनी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो बहुत बुरे, राइट्स ही नहीं देते अपने किसानों पे, बहुत जुल्म करते हैं, गुलाम बना के रखते हैं उनको। पेस्टिसाइड्स के यूज़ में एक प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर के प्रोड्यूस में प्रॉब्लम है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड टॉक्सिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़मीन का पानी टॉक्सिक कर देते हैं, इसकी वजह से दरियाओं का पानी टॉक्सिक हो रहा है, सब सॉइल वाटर टॉक्सिक हो रहा है, यही प्रॉब्लम है।
और एग्रीकल्चर से एक प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में एक तरफ अगर आप खेत उगाएंगे तो दरख्त काटेंगे, जंगल काट के खेत लगा देंगे आप, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वाटर उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होगी, है ना, उसकी वजह से पानी जो है मिट्टी दरिया के साथ बहेगी, बारिश के साथ बहेगी। और इरिगेशन हमारा एक प्रॉब्लम है कि जहां जहां नहर बनाओगे वहां वहां पानी जमीन में जज्ब होगा, तो सब सॉइल वाटर ऊपर आएगा, वहां वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में फेस कर रहे हैं, और हमें देखना है कि हम वाटर लॉगिंग भी ना करें, कैनाल वाटर भी सब जगह पहुंचा दें। तो सही डिसीजन मेकिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको जो है वो ऑर्गेनिक फसल उगानी है। ऑर्गेनिक फसल के साथ क्या मसला है, ऑर्गेनिक फसल कमर्शियल बेसिस पे उगाते हैं तो क्या मसला है कि उसका बीज हाई यील्डिंग नहीं होता। नेचुरल बीज से उगाया ना आपने। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, आप चाहते हैं यार हमें भी ऑर्गेनिक खाना मिले, यानी वो अल्टर्ड ना हो, मॉडिफाइड ना हो, नेचुरल मिले, आप चाहते हैं ना ऐसा। तो वो बहुत महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि वो हाई यील्डिंग बीज से नहीं निकाला, जेनेटिकली मॉडिफाइड से नहीं निकाला। तो फिर हर किसान, और उसको उगाने के बहुत मुश्किल तरीके होते हैं, बहुत एहतियात से उगाना पड़ता है, तो हर किसान वो उगा नहीं पाता। तो आपके पास अगर चॉइस हो कि आप ऑर्गेनिक फूड उगाएंगे या कमर्शियल फूड उगाएंगे, तो आप क्या उगाएंगे? इस तरह का सवाल आ सकता है एग्जाम में। दोनों ऑप्शन हैं, कम ऑर्गेनिक उगाएंगे सेहत के लिए अच्छा है, पैसे अच्छे मिलते हैं उसके, लेकिन पाकिस्तान में मार्केट कम है उसकी, कम लोग खरीदते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा है, अगर आपकी एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट तक है तो उगा लें, बाहर भेज दें ऑर्गेनिक फूड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं चैप्टर को हमने देख लिया। इसकी ज़रा पास पेपर्स को अटैम्प्ट करें, फिर मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।